आजकल म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग के केस काफ़ी सारे सामने आने लग गए हैं। तो एक मेजर डिबेट सामने आ चुकी है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल करके हमें ईटीएफ के अंदर डाल देना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि भाई जो ईटीएफ है वो आपको क्या चीज़ें देता है। डेफिनेटली ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिसीजंस पावर है काफ़ी केसेस के अंदर डिफरेंट भी होता है। सो बिना जाने कि भाई ईटीएफ आपको क्या ऑफर कर रहा है, पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड से ईटीएफ के अंदर शिफ्ट करना क्या सही होने वाला है, कुछ हद तक मैं इसके ऊपर अग्री करता हूं। लेकिन आपके सामने मैं सारे के सारे पॉइंट्स रखूंगा और आपके लिए क्या चीज अच्छी हो सकती है आप उसके बेसिस पे खुद डिसाइड कर लेना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि 67% लोग आप रोज देख रहे हो इस चैनल को, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। इससे मेरी ग्रोथ में हेल्प मिलती है, जैसे मैं आपकी करने की कोशिश करता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं ईटीएफ के साथ, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की बात करते हो या सोचते भी हो, सो आपको कौन कौन से फंड सामने आते हुए दिखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इंडियन मार्केट में जो ईटीएफ है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसी वजह से ज़्यादा अच्छे ईटीएफ अवेलेबल भी नहीं है बाजार के अंदर। ज़्यादातर जो आपको ईटीएफ देखने को मिलेंगे या तो वो निफ्टी 50 का देखने को मिलेगा या बैंक 20 देखने को मिल जाएगा। इस तरीके के जो इंडेक्स वाले ईटीएफ्स हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो ऑप्शंस है ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने का वो आपको कम से कम होता हुआ दिखता है। जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो आपको 2500 के आसपास की स्कीम्स ऑफर करता है, जहाँ पे आप सेक्टोरल फंड्स उठा सकते हो, थीमेटिक फंड उठा सकते हो, स्मॉल कैप में भी अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ मोमेंटम स्ट्रैटेजी और ना जाने किस किस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपको म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलती है। लेकिन इस चीज़ में जो हमारा ईटीएफ है वो थोड़ा सा लैक करता हुआ दिखता है, बिकॉज इसमें इतने सारे ऑप्शंस नहीं है जितने आप म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हो। स्पेशली अगर आप एक्टिव फंड मैनेजर की साइड जाना चाहते हो, बिकॉज अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप के अंदर थ्रू ईटीएफ, तो वो काफी हद तक रिस्की हो जाता है, बिकॉज जो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपकी वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। बिकॉज जो स्मॉल कैप का ईटीएफ है वो सारा का सारा पैसा आपके स्मॉल कैप की कंपनीज में डाल रहा है। वहीं पर अगर एक अच्छा ईटीएफ के अंदर फंड मैनेजर हो तो वो आपके पैसे को डाउन साइड प्रोटेक्शन से बचा सकता है, जो ईटीएफ के केस में थोड़ा सा लैक करता हुआ हमें दिखता है। सेकेंड चीज जो मुझे बहुत पसंद है ईटीएफ की वो है ट्रांसपेरेंसी। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड मंथली या क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स करते हैं कि भाई हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं या कुछ स्टॉक्स हटा दिए हैं। अब एज अ इन्वेस्टर आपको 1 महीने बाद या क्वार्टर 3 महीने बाद पता चल रहा है कि भाई इस समय पे ये वाला स्टॉक हट चुका है, ये वाला स्टॉक आ चुका है, तो आप क्या ही कर लोगे, राइट? जो होना होगा वो हो चुका होगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो फंड मैनेजर है ईटीएफ का वो हर दिन डिस्क्लोज करता है। ज़्यादातर पैसिव होते हैं तो वहाँ पर डिस्क्लोजर का ऐसा कुछ बनता नहीं है, लेकिन अगर एक्टिव होता है तो हर दिन कौन से स्टॉक्स में ऐड हुए हैं, कौन से स्टॉक्स में से हटे हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये बहुत अच्छी है। तो लेट सपोज एक ईटीएफ है जो कि एक ऐसा स्टॉक ऐड कर देता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपको लगता है मुझे अपना 50 पैसा भी नहीं डालना। सो उस केस के अंदर अगर आप चाहो तो सेम डे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि सेम डे ही डिस्क्लोजर मिलता है। तो आपका बहुत मेजर नुकसान उससे बच सकता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का होता है कि यार मुझे इस वाले स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं डालना अपना। सो वो आपको ईटीएफ के केस में अपफ्रंट पता चल जाता है, पे म्यूचुअल फंड के केस में आपको 1 महीने बाद पता चलता है, जो एक थोड़ी सी दिक्कत तो होती है म्यूचुअल फंड के साथ। थर्ड बेनिफिट जो ईटीएफ आपको देता है, म्यूचुअल फंड तो आपको दूर दूर तक नहीं देता, और काफी सारे लोगों को रिसेंटली प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, वो है जिस समय पे आप खरीदते हो उस समय के प्राइस पे वो ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। जो ईटीएफ होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, मतलब रियल टाइम के अंदर आपको उसका डेटा दिखता है कि भाई 1 रुपये बढ़ गया, 2 रुपये चढ़ गए। तो इस केस के अंदर अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसी अमाउंट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आप उस समय पे उसको बाय कर सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं उस केस के अंदर अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 दिन बाद या अगले दिन की एनएवी मिलती है उस, और ये होना सही नहीं है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म ये कह देते हैं कि भाई हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, हमारी ट्रांजैक्शंस फेल हो रही हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। बजट के दिन काफ़ी सारे लोगों ने सेम डे की एनएवी के लिए ट्राई करा, लेकिन उस केस के अंदर ज़्यादातर लोगों को एनएवी मिली है 2 दिन बाद की,
क्यों मिली? क्योंकि ग्रो आकर के ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने करी थी वो फेल हो रही थी, हमारे पास आई नहीं, तो हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे दें एएमसी को, जो कि ईटीएफ के केस के अंदर नहीं होता। तो ये चीज़ ईटीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब आपका क्वेश्चन होगा भाई हर एक चीज़ ईटीएफ में अच्छी है, तो क्या मैं म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल के ईटीएफ में डाल दूं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज ये आज अच्छा नहीं है। आप ये समझो आपका कंसर्न क्यों आया, क्योंकि आपको ये लग रहा है भाई फ्रंट रनिंग का केस सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। बिकॉज जो डिसीजन पावर है वो फंड मैनेजर के हाथ में ईटीएफ के केस में भी सेम ही रहती है। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो उस केस के अंदर जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में है कि भाई उसको कितना पैसा कैश में होल्ड करना है, उसको कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में डालना है। अब बात कर ले तो कुछ ऐसे डिसीजंस की जो कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में सेम है। तो जब आप एक्टिव ईटीएफ के अंदर पैसा डालते हो तो वहां पर भी एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड का एसेट एलोकेशन देखता है कि भाई कितना पैसा कौन से स्टॉक में डालना चाहिए, कौन से स्टॉक को कितना वेटेज देना चाहिए, कितना पैसा मुझे कैश में रखना है और कितना पैसा मुझे एसेट में एलोकेट करना है, सेम एज इट इज जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर होता है। तो अगर फ्रंट रनिंग का जो केस है वो म्यूचुअल फंड के अंदर चल सकता है, तो वो ईटीएफ में भी सेम तरीके से ही चल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये समझो कि अगर मैं एक फंड मैनेजर हूं, कल मेरे को पता है कि भाई मुझे कौन सा स्टॉक लेना है, मैं आज चाहूं तो अपने फ्रेंड को बता दूंगा कि भाई मैं कल ये स्टॉक खरीदना चाहता हूं, तो आप क्या करना, आप आज ये वाला स्टॉक खरीद लो, क्योंकि फंड मैनेजर वहां पर भी है। तो सेम इशू जो आपको म्यूचुअल फंड में दिख रहा है, सेम इशू आपको ईटीएफ में भी दिख सकता है। सो सिर्फ और सिर्फ स्कैम की वजह से आप म्यूचुअल फंड चेंज कर रहे हो तो मत करो यार, बिकॉज एक्टिव फंड्स के अंदर ईटीएफ में भी वही प्रॉब्लम दिख सकती है इन फ्यूचर जो कि म्यूचुअल फंड्स में दिख रही है। और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के अंदर तो स्कैम का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि वहां पे सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में डायरेक्टली चला जाता है, वहां पे कैश की कोई पोजीशन होल्ड करता ही नहीं है। तो अगर ये रीजन है तो मेरे हिसाब से भूल जाओ। सेकंड, और जिस वजह से लोग परेशान है म्यूचुअल फंड से, स्पेशली क्वांट के म्यूचुअल फंड का अगर मैं नाम ले लूं, कि यार पोर्टफोलियो अपने हिसाब से चेंज कर देते हो आप तो हर दिन चर्निंग कर सकते हो, ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में भी एसेट एलोकेशन चेंज हो जाते हैं, इवन वेटेज चेंज हो जाती है स्टॉक्स की। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एक्टिवली मैनेज ईटीएफ के अंदर, सो दोनों के दोनों केस में जो फंड मैनेजर है उसी के हाथ में है कि जो आपका पैसा है वो कितना पैसा कौन से सेगमेंट में जाएगा, कौन से स्टॉक में जाएगा, और उस स्टॉक के अंदर भी कितना परसेंट लगेगा, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है। ये पूरा डिसीजन ईटीएफ के अंदर जो फंड मैनेजर है उसके हाथ में होता है, अगर आपने एक्टिवली चूज किया है तो आई होप आपको अभी तक समझ आ गया हो कि भाई ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं और कॉमन डिसीजन पावर क्या होती है जो कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में सेम रहती है। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रंट रनिंग के केस के ऊपर भी, जिस वजह से लोग अब चाहते हैं और एक डिबेट उठ चुकी है कि भाई म्यूचुअल फंड बेकार हो चुके हैं, ईटीएफ में पैसा डाल दो। देखो, ईटीएफ एक्चुअली में अच्छे होते हैं, ईटीएफ में कोई बुराई नहीं है, ये बात है सच। अगर आप टैक्स एफिशिएंसी की भी बात करोगे तो ईटीएफ ज्यादा एफिशिएंट होते हैं टैक्सेस के केस में, उसी के साथ साथ जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी ईटीएफ के केस में काफी ज्यादा कम होता है। टैक्स एफिशिएंस ऐसे हो जाते हैं कि भाई अगर मैंने ईटीएफ खरीदा है, मुझे पता है कि भाई कैसे मोबिलाइज करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो मैं एफिशिएंटली ईटीएफ के अंदर अपने टैक्स बेनिफिट और टैक्स हार्वेस्टिंग कर पाऊंगा। म्यूचुअल फंड के केस में भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, तो एग्जैक्टली ऐसा है ही नहीं। देखो यार, 100 फंड मैनेजर होते हैं जिसमें से 4 होंगे जो क्या थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, जिससे एक रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट हट जाएगा उस चीज़ के ऊपर। लेकिन जो 96 फंड मैनेजर हैं वो आज भी पूरी मेहनत से आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो आज भी पूरी मेहनत से एक इंडस्ट्री को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि कल खुली है या 10 साल पहले खुली है, ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। आज भी स्कैम हुए हैं, पहले भी स्कैम हुए थे, आगे भी स्कैम होंगे, क्योंकि भाई जहां पर पैसे होते हैं वहां पर स्कैम होगा ही होगा। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि भाई सारे म्यूचुअल फंड्स खराब हैं, सिर्फ ईटीएफ में पैसा बन सकता है, लेकिन अगर आप ये सोच लो कि भाई म्यूचुअल फंड्स खराब हैं, सिर्फ ईटीएफ अच्छे हैं, तो आप ये समझो यार फंड मैनेजर वहां पर भी है। अगर निपॉन इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है और एक ईटीएफ है, तो क्या गारंटी है कि भाई म्यूचुअल फंड वाला मैनेजर ही स्कैम करेगा, ईटीएफ वाला मैनेजर स्कैम नहीं करेगा? इंसान तो वो भी है, ठीक है। तो आपको कुछ हद तक क्रिटिकल थिंकिंग बीच में लानी है। ये जो नॉनसेंस अफवाह इस समय फैली हुई है कि भाई ईटीएफ अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आप ये समझो
दोनों अपने अपने हिसाब से अच्छे हैं, बिकॉज दोनों आपको क्या ऑफर करते हैं, दोनों आपको ऑफर करते हैं बास्केट ऑफ स्टॉक्स। अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उसके अंदर आपको 20, 25, 30, 100 स्टॉक मिलते हैं एक सिंगल म्यूचुअल फंड के अंदर। सेम चीज़ आपको ETF के केस में भी मिलती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप रियल टाइम के अंदर ETF को खरीद और बेच सकते हो जब मार्केट आज खुले हुए हैं। वहीं पर जो म्यूचुअल फंड है वो आपको ये करना अलाउ नहीं करता। तो सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ETF में, मोटे मोटे तौर पे माना जाए। बाकी ट्रांसपेरेंसी हो गई और भी 36 चीज़ हो गई, वो तो होती रहती हैं। तो एक बेस्ट पोर्टफोलियो हो सकता है कि भाई आप ETF भी रखो, आप म्यूचुअल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखो। एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज आपको निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो उस केस के अंदर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहोगे या ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहोगे? उस केस के अंदर आपको मोस्ट प्रॉब्ली ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 के अंदर आप एक स्विंग ले सकते हो कि भाई जब 22,700 या 23,000 के आसपास आएगा मैं एक बल्क बाय करूंगा, और जब ये 25,000 के आसपास जाएगा मैं इसको सेल कर दूंगा। एक हाइपोथेटिकल प्राइस इन और प्राइस आउट मैंने बताया, तो प्लीज़ इसको सीरियस मत लेना ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिया। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड में ये चीज़ करने जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि भाई आपने आज सेल करा, आपकी जो NAV बिकी वो 2 दिन बाद के प्राइस पे बिकी, और 2 दिन बाद के अंदर 2% मार्केट गिर गई, या 2 दिन बाद के अंदर 2% मार्केट चढ़ गई, तो जो NAV आपको चाहिए थी, जिस प्राइस पे चाहिए थी, वो तो आपको मिली नहीं। तो इस केस के अंदर ETF अच्छे होते हैं। अगर आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है तो ETF बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, तो उस केस में मुझे लगता है भाई म्यूचुअल फंड अच्छा सेंस बनाते हैं। बिकॉज आज अगर आपने 2 रुपये महंगा कोई चीज़ खरीद लिया तो आज से 10 साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा भाई वो 2 रुपये महंगा था, बिकॉज 10 साल बाद उसका प्राइस पूरी तरीके से अलग होगा, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई म्यूचुअल फंड भी अच्छे हैं, ETF भी अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बेस्ट रहता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आपको समझ आता है तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कर लो, फंड मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बट हाँ, वो बहुत ट्रिकी चीज़ है। स्लोली स्टेडली आप कर सकते हो कि भाई आपने लार्ज कैप के कुछ स्टॉक उठा लिए, मिड कैप के कुछ स्टॉक उठा लिए, और इसी के साथ साथ एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड या ETF ले लिया आपके अकॉर्डिंग। सो कोई भी ये कहता है भाई म्यूचुअल फंड बेच करके पूरा पैसा ETF में डालो, किस वजह से कह रहा है आप ये समझो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ स्कैम एक रीज़न है तो भाई ये नॉनसेंस है। स्कैम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हर जगह पॉसिबल है। म्यूचुअल फंड में भी पॉसिबल है, ETF के अंदर भी पॉसिबल है, बिकॉज प्रोवाइडर दोनों के अंदर सेम है। निपॉन इंडिया का ETF भी आता है, निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड भी आता है। फंड मैनेजर कौन सा घपला करेगा ये आपको समझना है, और ये समझना तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लोग 40-40 साल अपनी बीवी के साथ रह लेते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि मेरी बीवी क्या चाहती है। एक ऐसा फंड मैनेजर जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, उसके ऊपर ट्रस्ट आप करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो एक ETF का फंड मैनेजर है कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है? नहीं यार, इंसान पूरी तरीके से अलग होते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स आज भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आप आज भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ETF में डालने की। अगर आपको कुछ ETF पसंद आते हैं तो वो भी रखो। डिपेंड करता है कि आपका रीज़न क्या है खरीदने का। अगर रीज़न आपका क्लियर है कि भाई ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लो एक्सपेंस रेशियो चाहिए, रियल टाइम बाय सेल करना है, तो ETF गुड टू को है, आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो मैं प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड को। और ये फ्रंट रनिंग का केस इन लॉन्ग रन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता भी नहीं है जितना ज़्यादा उसे ओवर हाइप बना दिया गया है, राइट। सो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें सीखने को मिली होगी। सीखने को मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय, साइनिंग ऑफ।